पास चाल और वेग होता है। दोनों किस पर निर्भर करता है? चाल निर्भर करता है दूरी पर और वेग किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर। इसको हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े थे कि अगर हम मान लीजिए कहीं 10 किलोमीटर जाते हैं और फिर 10 किलोमीटर लौट आते हैं तो विस्थापन शून्य हुआ। लेकिन हम जिस बाइक से जा रहे हैं वो 10 किलोमीटर जाने का भी ईंधन खाएगा, पेट्रोल लेगा, और 10 किलोमीटर आने का भी पेट्रोल लेगा। तो हमारी ऊर्जा तो व्यय हुई, ईंधन के रूप में, कैलोरी के रूप में ऊर्जा व्यय हुई, लेकिन विज्ञान की विस्थापन की भाषा में कार्य शून्य हो गया। बहुत बचपन से आप 8-9 से ही पढ़ते चले आए हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटा समय। यानी कि सरल भाषा में परिभाषा बन गई कि किसी नियत समय में चली गई दूरी का अनुपात ही हमेशा क्या होता है? चाल होता है। एक निश्चित टाइम है, उसमें आपने कुछ निश्चित दूरी तय कर ली, उन्हीं दोनों का अनुपात बटा मतलब अनुपात, उन्हीं का अनुपात क्या हो जाता है? आपका चाल हो जाता है। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और इसको किसी व्यक्ति ने 1 घंटे में तय कर लिया। 1 घंटे में यह दूरी तय की गई, तो ऐसे में दूरी क्या थी? 10 किलोमीटर, समय क्या लगा? 1 घंटा। तो ये क्या हो गया? स्पीड क्या हो गई? चाल क्या हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह व्यक्ति चला। पैदल था, साइकिल से था, कार से था, जैसे भी था, जिस भी साधन और संसाधन से था, उसकी चाल क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब देखिए औसत चाल क्या होती है। औसत भी आपने पढ़ा होगा, 9th से ही पढ़ा होगा मैथ में। औसत क्या होता है कि कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। फिर बिंदु बी से बिंदु सी कोई है, इसके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। बिंदु सी से बिंदु डी है, इसके बीच की दूरी भी 50 किलोमीटर है। ठीक है, 2 बार 50 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में आदमी को जो है वो 3 घंटे लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटे लगे और यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटे लगे। कहीं पर दूरी समान है फिर भी समय कम और ज्यादा लग रहा है, कहीं दूरी अधिक है फिर भी समय कम लग रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता है? यहाँ पर जो स्पीड यस इज इक्वल टू होता है वो होता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डी मतलब हो गया डिस्टेंस, टी मतलब हो गया टाइम। ये जो त्रिभुज बना ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा का मतलब हो गया औसत। ठीक है, हमेशा किसी चीज के योग या अंतराल को विज्ञान में, फिजिक्स में डेल्टा से दिखा देते हैं। अक्सर डेल्टा अंतर को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ योग को दिखा दिया जा रहा है। जैसे किन्हीं 2 चीजों का अंतर वो डेल्टा में आएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ योग होगा तो क्या होगा कि डिस्टेंस टोटल कितना हो रहा है? 50 + 70 + 50 किलोमीटर। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? 3 + 2 + 1 आवर। तो टोटल ये जो दूरी चले वो कितना चले? 170 किलोमीटर होगा और इनका योगफल क्या होगा? 6 घंटा होगा। 6 से आप इसको काटेंगे, 6 × 18, 3 बार जाएगा नहीं, 6 दूनी 12, बचा कितना? 50। 8 × 6 48, बचा 2, 6 दूनी 12, यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या आया? औसत चाल। तात और उसके बाद क्या? क्षण। तात माने तत्काल, करंट, और क्षण माने समय। करंट टाइम में किसी चीज की क्या स्पीड है। ठीक है, कोई गाड़ी, कोई कार, कोई बस बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन एक नॉर्मल सीधे पथ पे भी आप कभी देखते हैं, लोगों को पता होता है कि हाँ बिंदु ए से बी तक 40 किलोमीटर जाने में क्या होगा? 1 घंटा लगेगा। भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, लेकिन क्या जब गाड़ी चलती है तभी वो 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है? पहले गियर में वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी रफ्तार को शुरू करती है, फिर अगले ही क्षण 2, 4, 6 बढ़ाते बढ़ाते स्पीड बढ़ता है। कहीं पर मोड़ आया, कहीं पर स्पीड ब्रेकर आया, तो ऐसी स्थिति में ब्रेक भी लेना पड़ता है। कहीं कोई ट्रैफिक जाम लग गया, कहीं कोई आगे गाड़ी आ गई, कहीं कोई क्रॉसिंग आ गया, तो गाड़ी को धीरे भी करना पड़ता है, गियर डाउन करना पड़ता है, फिर अच्छा रोड मिला, फिर गियर लगता है, फिर स्पीड को उठाया जाता है। ऐसा होता है ना। तो अभी जो आपने बीच में पढ़ा औसत चाल, वास्तव में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में लगातार एक चाल नहीं रहती, लेकिन वो औसत चाल के ही माध्यम से एवरेज लगा लिया जाता है। तो आप तात्क्षणिक चाल को केवल इस प्रकार समझिए कि पूरे 1 घंटे के सफर में, घंटा मतलब 60 मिनट और 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में किसी भी साधन द्वारा जो यात्रा तय की जा रही है,
इस साधन द्वारा तय की गई यात्रा के 3600 सेकंड में किसी एक सेकंड का जो चाल है वो उस समय का तात्क्षणिक चाल है। पहले सेकंड में इनकी क्या चाल थी, वो तात्क्षणिक चाल है। 10वें सेकंड में इनकी क्या चाल थी, वो तात्क्षणिक है। 100वें सेकंड में इनकी क्या चाल थी, 120वें सेकंड में इनकी क्या चाल थी, 119वें सेकंड में इनकी क्या चाल थी, और लास्ट में जब जाके ये रुके तो 100वें सेकंड में इनकी क्या चाल थी। हर सेकंड में इनकी चाल फ्लैक्चुएट कर सकती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। उस तत्काल एक क्षण के लिए जो चाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं। इससे ज्यादा क्लियर नहीं समझाया जा सकता। अगर यह बस हम बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है तो ये इसकी क्या है, ये इसकी औसत चाल है। क्योंकि हमें भी पता है कि लगातार कोई गाड़ी एक ही एक्सीलरेटर पर नहीं चल सकती। चल भी रही है तो फिर भी 1 घंटे में कुल 60 मिनट यानी 3600 सेकंड है किसी एक सेकंड के लिए। इस बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में हजारों लाखों बिंदु हैं। किसी एक बिंदु पर उनकी उस सेकंड के लिए, उस क्षण के लिए क्या स्पीड है, क्या चाल है, वही है तात्क्षणिक चाल। ये जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ये होता है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड तो स्पीड ही रहेगा, यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी कर देते हैं। जब हम क्या लेते हैं, औसत चाल लेते हैं। अब देखिए समाकलन में डेल्टा की जगह क्या आ जाता है, डी आ जाता है, और डी फॉर डिस्टेंस होता है वो भी डी है। इसीलिए हमेशा आपको किताब में देख लीजिएगा या कहीं भी देखिएगा इस डी को यक्स कर देते हैं, डेल्टा यक्स अपॉन डी टी कर देते हैं। बात समझ गए ना। और हम इसी को क्या कहते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डी कैपिटल डी कर देते हैं और डी कैपिटल टी कर देते हैं। कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस, कैपिटल टी मतलब टाइम, और ये जो डी है वो डेल्टा की जगह क्या आ जाता है, ये समाकलन का सूत्र बन जाता है। समझ में आया। आप ये भी याद रख सकते हैं dx अपॉन dt, आप ये भी याद रख सकते हैं dd अपॉन dt। खाली आपको समझना है कि यहाँ एक d जो है वो समाकलन के सूत्र के लिए है और कैपिटल D जो है वो डिस्टेंस के लिए है। आपका जो वेग होता है, वेग क्या होता है, वेग हमेशा होता है विस्थापन बटा समय। यहाँ पर जो आपका विस्थापन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, d अपॉन t होगा। बशर्ते ये d क्या हो, एक सीधी दूरी हो, टेढ़ी मेढ़ी दूरी ना हो। विस्थापन वही है कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, एरियल डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। औसत वेग के लिए क्या देगा, अच्छा वेग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, v का। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा यक्स अपॉन डेल्टा टी जहां पर यक्स क्या है, यक्स विस्थापन तथा टी समय है। ये बात सबको अच्छे से पता है। और यहाँ पर डेल्टा एक्स मतलब क्या है, फिर से वही चीज लीजिए कि मान लीजिए कोई सीधा परिपथ है, इसमें अलग अलग बिंदु हैं ए बी सी और डी। इनकी अलग अलग दूरी हो सकती है, समान दूरी हो सकती है। मान लीजिए सब समान दूरी है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको लगा 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको लगा 2 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको फिर से लगा। औसत वेग होगा वो क्या होगा, चली गई सभी दूरियां नीचे हैं, 40 + 40 + 40 किलोमीटर, और जो टाइम है वो ऊपर है, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 हावर। ये क्या हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 120/6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 कन्ने 6 दूना 6 सुनैयम, यानी कि जो इनका औसत वेग आया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे का आया। तात्क्षणिक वेग फिर से वही हो जाएगा, कहीं भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में तय की गई दूरी के लिए किसी बिंदु पर किसी एक क्षण के लिए जो उनका वेग रहा वही कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। अगर कोई चीज बिंदु ए से चली बिंदु बी तक पहुंचने के लिए बीच में किसी बिंदु P1, किसी बिंदु P2, किसी बिंदु P3, किसी एक बिंदु पर उसका तत्काल में उस समय क्या वेग रहा वह ज्ञात करना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा यक्स अपॉन डेल्टा टी से, जहां यक्स बराबर क्या होता है विस्थापन, टी बराबर समय। बार बार हम बताना, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये डेल्टा की जगह क्या आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, जहां पर डी और कुछ नहीं है, समाकलन है। लेकिन इसमें जो v होता है इसमें एक लिमिट होती है, डेल्टा t
t टाइम्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो आपका वेग है यहाँ पर जो टाइम है वो शून्य या नगड़ के समान है। शून्य का मतलब यह नहीं कि समय ना हो, कोई चीज चल रही है, ये चल रही है बस 1 सेकंड के लिए, गाड़ी तो नहीं रुक सकती, लेकिन बस उस 1 सेकंड के लिए जब समय रुक गया हो उस समय के लिए यह आकलन करना है। गाड़ी चलती जा रही है, लेकिन यहाँ पर पहुंची बस इस 1 सेकंड के लिए t इज इक्वल टू t टेंस टू, बहुत कुछ इसको बोला जाता है, t इज इक्वल टू क्या हो 0 ना हो, लेकिन उस समय जो वक्त हो वो रुके के समान हो। गाड़ी चलती जा रही है, लेकिन हम इस बिंदु पर अगर P1 पर इसका तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं तो वहां 1 सेकंड के लिए इस बिंदु पर क्या होगा, टाइम नगड़ के बराबर होगा, ना के बराबर। तो ना क्या है गणित का, 0 है। फिर ऐसे P2 पे अगर हम निकाल रहे हैं तो उस समय t क्या है, नगड़ के बराबर है। भाई इसके पीछे जो समय बीत गया उसकी हम गणना कर नहीं रहे, इसके आगे जो समय बचा है चलने के लिए उसकी हम गणना कर नहीं रहे। तो एक निश्चित बिंदु पर समय क्या हो सकता है, ना के बराबर, समझ रहे, 0 नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। 0 यहां रख देंगे तो मान ही नहीं आएगा, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। किसी भी भिन्न संख्या के बटे में 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित। ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा रेशनल नंबर का डिफिनेशन। When the any number is represent in the form of p upon q where q is not equal to 0 is called rational number। q हमेशा नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकता। 0 का केवल मतलब यह है कि उस क्षण के लिए, उस बिंदु के लिए जिस बिंदु पर आप तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल निकाल रहे हैं उस बिंदु के लिए समय रुका समान है, ठहरा हुआ है। परिभाषा ही यही कहती है कि तात्क्षणिक वेग क्या है, किसी एक क्षण के लिए किसी गतिमान वस्तु या गतिमान पिंड का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग, किसी एक क्षण के लिए जहां पर रुक जाए काम। इतना जानिए, कोई बॉलर जो होता है वो बॉल फेंकता है, कोई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई 110 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई 120 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी न किसी स्पीड से बॉल फेंकता है ना। तो बॉल तो जब वो फेंकता है तो वो जा रही है, मान लीजिए 110 किलोमीटर प्रति घंटे से बॉल फेंकी गई, वो जा रही है। लेकिन जहां पर बैट्समैन खड़ा है उस समय उसने जब अपने हाथ, ये बॉल जो है अपने बैट से मारा, तो ये बॉल 1 सेकंड के लिए जब बैट पर टकराई तो क्या हुआ, उस सेकंड के लिए जब बॉल बैट से टकराई, एक तरफ बॉल अपनी स्पीड और वेग लगा रही है, एक तरफ बैट्समैन अपने हाथ से बैट और वेग लगा रहा है, उस क्षण के लिए एक बार इधर की आती हुई बॉल उधर को ढकेलने के लिए प्रयास की गई, लेकिन तत्काल के लिए 1 सेकंड के लिए या सेकंड के भी 100वें 1000वें हिस्से के लिए वो रुक सी गई। ऐसे ही उस क्षण के लिए, उस सेकंड के लिए जब फेंकी गई, तेज रफ्तार से फेंकी गई बॉल इस बल्ले से टकराती है, उस क्षण के लिए इसका तात्क्षणिक वेग क्या होगा। ठीक है, वैसे तो इसका तात्क्षणिक वेग या चाल आप जान रहे 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उस क्षण के लिए क्या होगा। और फिर टकराने के बाद जब दिशा विमुख कर दिया गया, बैट्समैन ने मार दिया एक तरफ, उस समय क्या होगा। उस समय हो सकता है 110 से स्पीड बढ़ जाए और हो सकता है 110 से स्पीड घट जाए। अच्छा चलिए, उसने मार दिया तो भी सही है, फिर बॉल क्या उसी गति में लास्ट तक जाती है, धीरे 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 उसका क्या होता है, फ्लो डाउन होता चला जाता है, उसकी चाल गिरती चली जाती है। तो किसी एक क्षण के लिए जब बैट्समैन ने मारा या जब बॉल यहाँ थी, जब बॉल यहाँ थी, जब बॉल यहाँ थी, या लास्ट में बॉल जहाँ पहुंची, हर सेकंड के लिए, हर मूवमेंट के लिए, हर समय के लिए तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल अलग अलग हो सकता है। बात क्लियर।